नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। और आज हम अधिवास भूगोल में अगले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें इससे पहले हमने नगरों का जो है नगरों की आकारकी को देख लिया था। आज हम देखेंगे नगरों का जो है कार्यात्मक वर्गीकरण। तो इसमें जो है मुख्य रूप से 3 विधियों को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे लिखना है इसमें। तो जो विश्व में जो है नगरीय भूगोल वेताओं ने नगरीय कार्यों के आधार पर जो है वर्गीकरण को महत्व दिया, यानी कि नगर जो है वो किस कार्य से संलग्न है इस आधार पर जो है उसका वर्गीकरण किया गया। क्योंकि नगरीय कार्य ही क्या है, नगरीय जीवन को चलाने वाली क्या है, शक्ति है। जो उसके उद्गम यानी नगर का उद्गम जो हुआ है, विकास उसका हुआ है, विस्तृत यानी कि कितनी जगह में फैला हुआ है, उसकी विस्तृति पर जो है क्या प्रभाव डालता है। नगर के कार्यों के विश्लेषण द्वारा नगर के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संरचनाओं एवं व्यवस्थाओं का जो है अवलोकन ही नहीं होती, बल्कि क्या है अधिवास तंत्र में एक नगर की भूमिका का महत्व का भी पता चलता है, यानी कि वो कितना महत्वपूर्ण नगर है। नगरों के जो है कार्यात्मक वर्गीकरण की दृष्टि से अब तक जो प्रयास हुए हैं उन्हें मुख्यतः निम्नलिखित 3 विधियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो हम इसमें देखेंगे जो है नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण के लिए जो हम कौन कौन सी विधियों को कैसे जो है उनका वर्गीकरण करता है। तो पहली वर्गीकरण की जो विधि है वो है अनुभवात्मक, यानी कि अनुभव के आधार पर। इसके लिए यानी कि केवल सर्वे किया जाता है और अनुभव के आधार पर जो है, या फिर इसको बोलते हैं गुणात्मक विधि। तो दोनों ही नाम से आ सकती है, या तो आ सकता है कि अनुभवात्मक विधि से बताइए, या फिर उसका दूसरा नाम क्या हो गया, गुणात्मक विधि। दूसरी विधि का नाम क्या है, अर्ध सांख्यिकी विधि। इसमें यानी कि कुछ डाटा को लिया जाएगा और कुछ अनुभव को लिया जाएगा। फिर तीसरी विधि जो है क्या, पूर्ण सांख्यिकी विधि। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पहला जो विधि देखी वो क्या है, केवल सर्वे के आधार पर होगा, यानी कि इसमें गणितीय विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरे में क्या है, थोड़ा अनुभव का प्रयोग किया जाएगा, थोड़े गणितीय जो विधियां होती है उसका उपयोग किया जाएगा। फिर तीसरी जो है विधि वो पूरी तरह से गणितीय विधि पर ही आधारित होती है। तो आज चलिए हम देख लेते हैं अनुभवात्मक या फिर गुणात्मक विधि के बारे में। तो गुणात्मक विधि में कैसे लिखना है आपको, इन्हें अनुभविक या परंपरागत भी कहते हैं, जो यानी कि परंपरा से चली आ रही है। इसके अंतर्गत जो है किसी सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कोई भी सांख्यिकी विधि का प्रयोग नहीं होगा। इनमें जो है प्रादेशिक अनुभव, यानी जो प्रदेश है उसके अनुभव के आधार पर, व्यक्ति के विवेक के आधार पर, यानी व्यक्ति का जो विवेक वो उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता से कैसे इंटरप्रेट करता है उस चीज को, उसको माना जाएगा। ठीक है, तथा नगर में जो है प्रचलित अवधारणा के अनुसार नगर का वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के जो है सर्वप्रथम प्रयास कहाँ किए गए थे, अमेरिकी विद्वान जो एक हैं, नाम है उनको आरूसो ने 1921 में किया। इन्होंने जो है 6 कार्यात्मक वर्गों में बांटा, यानी कि जो नगर हैं वो 6 तरह के जो है कार्यों में संलग्न हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बारी बारी से। पहला जो नगर है कार्यात्मक आधार पर कौन सा हो सकता है, प्रशासनिक नगर। ठीक है, तो इसमें क्या है, राजधानी नगर हो सकता है वो, या फिर राजस्व नगर हो सकता है। फिर दूसरा जो है सुरक्षा नगर हो सकता है। इसमें क्या है, दुर्ग नगर हो सकता है, छावनी नगर हो सकता है, या फिर नौसैनिक नगर हो सकते हैं, यानी कि इनके उपभाग दे रखे हैं। फिर तीसरा क्या है, सांस्कृतिक नगर, यानी कि संस्कृति के आधार पर। तो विश्वविद्यालय के आधार पर हो सकता है, ये कोई धर्म की पीठ हो यहाँ पर, या फिर तीर्थ कोई स्थल हो, तो तीर्थ स्थल के आधार पर हो गया वो। चलिए अगला क्या है आपका, उत्पादन। तो यानी कि विनिर्माण नगर, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। पांचवा कौन सा है, मनोरंजन। तो ये मनोरंजन में जो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो स्वास्थ्य केंद्र के आधार पर हो सकता है नगर, या फिर पर्यटन क्षेत्र हो सकता है। फिर अगला है संचार। संचार में किस तरह से हो सकता है, या तो संग्रहण और खनन नगर। ठीक है, और या फिर मत्स्य नगर हो सकता है, या फिर निर्यात नगर हो सकता है। तो ये हमने देख लिया कौन सा, गुणात्मक विधि के आधार पर जो है नगरों का जो वर्गीकरण हमने देख लिया, जो आरूसो ने जो है 1921 में किया था। आगे क्या लिखा हुआ है, गुणात्मक या आनुभविक विधि के अंतर्गत व्यक्तिगत अनुभवों, जो व्यक्ति का खुद का अनुभव होता है, विश्वासों व भावनाओं को
अधिक महत्व दिया जाता है, यानी कि इन सब चीज़ों को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात इस विधि में क्या है, व्यक्तिनिष्ठता अधिक है, ना कि वस्तुनिष्ठता, यानी कि जो व्यक्ति के विचार हैं वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं इस विधि में, ना कि वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं होती है। तो ये हमने देख ली पहली विधि। अब अगली विधि जो आपकी है वो कौन सी है, वो अर्ध सांख्यिकी विधि। अब इसमें क्या थोड़ा सा गणितीय विधियों का भी प्रयोग किया जाएगा। तो अर्ध सांख्यिकी विधि में कैसे लिखना है आपको, इस विधि के अंतर्गत गुणात्मक तथा मात्रात्मक का मिश्रण, यानी दोनों का मिक्स कर दिया गया। नाम से स्पष्ट है, अर्ध यानी आधा है। इस विधि का जो प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमेरिकी विद्वान कौन है, CD हैरिस। तो नाम विद्वानों को याद रखने हैं आपको, अगर ईयर याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विद्वान का नाम जरूर याद होना चाहिए। तो CD हैरिस ने किया था 1943 में। इस विधि के जो है दो प्रमुख आधार हैं। तो हम देख लेते हैं जो है प्रमुख आधार जो दे रखे हैं उन्होंने, तो कौन कौन से जो है प्रमुख आधार। तो पहला प्रमुख आधार क्या है, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार जो है नगर में जो है विकसित जिस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक होगी, यानी कि कोई नगर है वहाँ पे जो भी व्यवसाय हो रहा है उसमें लगे हुए सबसे अधिक व्यक्ति जिस व्यवसाय में लगे होंगे, वह नगर क्या, वह व्यवसाय क्या है, वह व्यवसाय ही उस नगर का सबसे प्रमुख कार्य होगा। समझ गए, तथा उसे उसी कार्य वर्ग का नगर माना जाएगा। फिर दूसरा क्या आधार बताया उन्होंने, हैरिस ने अनुभव के आधार पर प्रत्येक कार्य के विशिष्टीकरण हेतु, यानी कि स्पेशलाइजेशन के लिए हेतु अलग अलग मूल्य या मापदंड जो है प्रस्तावित किए। यानी कि विनिर्माण नगर होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, कितने लोग जो है उसमें जो है शामिल होने चाहिए, या फिर अन्य उद्योगों से संबंधित नगर के लिए क्या क्या उसके जन आधार होना चाहिए, कितने लोग उसमें शामिल होना चाहिए। अब देख लेते हैं इस आधार पे जो है उन्होंने जो नगरों का वर्गीकरण किया है, तो हम देख लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं कि विनिर्माण नगर, यानी कि विनिर्माण नगर में जो है क्या कंडीशन दे रखी है, तो यदि विनिर्माण फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में लगे कुल रोजगार का कम से कम जो है 60% विनिर्माण में हो, तो वह नगर क्या कहलाएगा, विनिर्माण नगर कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो व्यापार हो रहा है, ठीक है, उसमें जो लोग कुल रोजगार लोगों को उत्पन्न हो रहा मिल रहा है, उसका अगर 60% लोग जो कुल रोजगार कर रहे हैं उनका 60% अगर विनिर्माण में लगे हुए हैं, तो वो कैसा नगर कहलाएगा, विनिर्माण नगर कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए डेट्रॉयट शहर हो गया, पिट्सबर्ग हो गया और बफेलो हो गए। तो ये सारे कैसे शहर है, विनिर्माण नगर है, यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। चलिए अब अगला देख लेते हैं वर्ग। अगला वर्ग क्या है, फुटकर व्यापार केंद्र। तो फुटकर व्यापार केंद्र के लिए हैरिस ने क्या बताया, जहां पर विनिर्माण तथा फुटकर व थोक व्यापार में संलग्न, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग हो गई, रिटेल सेक्टर हो गया और होलसेल सेक्टर हो गया, तीनों में जो है कुल श्रम शक्ति का जो है 50% अगर वहाँ के लोग जो है फुटकर यानी रिटेल व्यापार में लगे होते हैं, तो वह नगर कैसा होगा, फुटकर नगर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो तुलसा हो गया, विचिता हो गया भारत में। फिर अगला क्या है, थोक व्यापार केंद्र के लिए क्या होना चाहिए, तो थोक व्यापार केंद्र के लिए यदि विनिर्माण फुटकर तथा थोक व्यापार में संलग्न, लेकिन तीनों जो एरिया हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई यानी और रिटेल सेक्टर हो गया, होलसेल सेक्टर हो गया, इन तीनों में जो कुल श्रम शक्ति का जो है उसका 20%, अगर 20% लोग भी थोक व्यापार में संलग्न होते हैं तो क्या कहलाएगा, थोक व्यापार नगर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सैंडफोर्ड हो गया, विल्सन हो गया। तो थोक व्यापार केंद्र के होने के लिए यानी थोक व्यापार नगर केंद्र होने के लिए जो है जो कुल श्रम शक्ति है उसका जो है 20% जो है कहाँ शामिल होना चाहिए, थोक व्यापार में संलग्न होना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, विभिन्नीकृत नगर। विभिन्नीकृत नगर, अब इसमें क्या होगा, यदि विनिर्माण फुटकर व्यापार तथा थोक व्यापार, ठीक है, यदि जो है विनिर्माण हो गया, एक तो फुटकर व्यापार हो गया, दूसरा और तीसरा थोक व्यापार में क्रमशः 60, यानी कि पहले वाले में विनिर्माण में 60 लगा हुआ है, फुटकर वाले में 50 लगा हुआ है और थोक वाले में 20 लगा हुआ है, 20% से कम है, यानी कि इस ना ही वो पहली वाली फुलफिल कर रहा है कंडीशन, ना दूसरी फुलफिल कर रहा है, ना तीसरी कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा,
से भी कम श्रम शक्ति अगर कार्यशील हो तो वह नगर क्या कहलाएगा, विभिन्नीकृत नगर कहलाएगा। ना तो क्योंकि वो विनिर्माण नगर हो पा रहा है, ना तो वो फुटकर व्यापार नगर हो पा रहा है, ना ही थोक व्यापार नगर हो पा रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, वो विभिन्नीकृत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क हो गया यूएसए का, बोस्टन शहर होगा, शिकागो हो गया, तो इत्यादि। फिर अगला क्या है, परिवहन नगर। परिवहन नगर के लिए क्या बताएंगे इन्होंने बताया हैरिस ने, सीडी हैरिस ने, यदि किसी नगर में परिवहन एवं संचार में संलग्न कुल श्रम शक्ति का कम से कम 11%, ठीक है, संलग्न हो तो, यानी कि परिवहन सेक्टर में जो है, परिवहन एवं जो संचार यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में जो है 11% लोग अगर शामिल हैं तो वो क्या कहलाएगा, वह परिवहन नगर कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल न्यू ऑरलियांस, ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि परिवहन नगर को भी देख लिया। फिर अगला देखेंगे हम खनन नगर। तो खनन यानी माइनिंग जो होते हैं, माइनिंग जहाँ होती है, खनन होता है, तो यदि कुल श्रमिकों का जो है कम से कम 25% वो खनन सेक्टर में कार्य करें, यानी खनन का कार्य करें, तो वो नगर क्या कहलाएगा, खनन नगर कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बूटे होगा, मिनसोटा हो गया, यहाँ पे क्या है, तांबे की खाने हैं, तो वहाँ पे खनन नगर ये कहलाएंगे। अगला देख लेते हैं, अगला कहलाएगा विश्वविद्यालय नगर। तो विश्वविद्यालय नगर के लिए क्या कंडीशन है, तो विश्वविद्यालय नगर बनने के लिए यदि किसी नगर की कम से कम 25%, यानी वहाँ की जनसंख्या जो है 25% जनसंख्या विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में पंजीकृत है, यानी कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो कम से कम 25% जो है वहाँ के शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ पे जो है पंजीकृत है, तो उसे शैक्षिक केंद्र के रूप में देखा जाएगा। जैसे मिशिगन हो गया, इंडियाना हो गया, कंसास हो गया, तो ये सब नगर जो है कैसे हैं, विश्वविद्यालय नगर हैं। फिर अगला जो है सैरगाह एवं अवकाश नगर, ठीक है, सैरगाह एवं अवकाश नगर। तो इन नगरों की पहचान क्या है, बगैर किसी सांख्यिकी आधार के केवल क्या अनुभव के आधार पर नहीं होगा, ये इनकी पहचान केवल अनुभव के आधार पर की गई है। जैसे मियामी हो गया, सेंटियागो हो गया, अटलांटिक सिटी हो गया, सांता बाराबार हो गया, तो ये सारे जो शहर हैं कैसे हैं, वो सैरगाह शहर हैं, और इसके लिए कोई भी जो क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, ये केवल अनुभव के आधार पर रखे गए हैं। अगला कौन सा हो सकता है, राजनीतिक केंद्र। तो हम देख लेंगे अगला जो है राजनीतिक केंद्र। तो राजनीतिक, तो इसमें क्या है, इस वर्ग के अंतर्गत संघीय एवं राज्यों की राजधानी को, ठीक है, जो संघ है तो वहाँ की राजधानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, राज्य है तो राज्यों की राजधानी को बिना किसी सांख्यिकी आधार के सम्मिलित किया गया है, जैसे वाशिंगटन डीसी। फिर अब हम देख लेते हैं इसमें कमियां, इसकी यानी आलोचना कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या कमियां हैं। जो अर्ध सांख्यिकी जो विधि है डीसी हैरिस ने प्रस्तुत की थी, तो हैरिस के वर्गीकरण पर जो है प्रमुख आपत्ति जो है अलग अलग वर्गों के लिए आधार पर मूल्यों या प्रतिशत के चयन में व्यक्ति निष्ठता को लेकर उठाई गई। यानी कि उन्होंने ये बताया कि विनिर्माण होना है तो इसके लिए इतना होना चाहिए, अगर थोक व्यापार का केंद्र होना तो इतना होना चाहिए, यानी कि ये व्यक्ति के आधार पर नहीं है, उसके व्यक्ति के विचार हैं, इसमें कोई भी सांख्यिकी नहीं है इसके अंदर। तो इसी के आधार पर जो है लॉजिक लगा के कोई नहीं है, बस केवल व्यक्ति ने बोल दिया ये है तो ये होगा, तो ये इसी आधार पर इसकी आलोचना हुई। विद्वान जो जॉनसन है ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह वर्गीकरण नगरों की व्यावसायिक संरचना के संबंध में बताता कम है और छिपाता अधिक है, यानी कि बता कम पाता है, वो चीजों को छिपा अधिक रहा है। तो ये रही उसकी आलोचना। अब अगली जो विधि आपकी है वो क्या है, पूर्ण सांख्यिकी विधि है, तो उसको भी देख लेते हैं, पूर्ण सांख्यिकी विधि। तो पूर्ण सांख्यिकी विधि जो है, इसको जो अमेरिकी विद्वान है नेल्सन, तो उनके द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी, और ये 1955 में आई थी। तो 1955 में पूर्ण सांख्यिकी विधि का प्रयोग अमेरिकी विद्वान नेल्सन के द्वारा किया गया। नेल्सन का जो वर्गीकरण है विधि निम्नलिखित है। अब वर्गीकरण के लिए उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। पहली बात क्या उन्होंने कही, सर्वप्रथम नेल्सन ने क्या किया, कुल श्रम शक्ति के जनगणना आंकड़ों, यानी कि जनगणना के आंकड़ों को 24 वर्ग, यानी कि जो जनगणना के आंकड़े हैं उसमें 24 कैटेगरी होती हैं, उनको क्या किया, समराइज करके
कंपाइल करके 9 कार्यात्मक वर्गों में समेकित किया। तो पहली बात तो इन्होंने काम ये किया कि वहाँ का जो जनगणना आंकड़े हैं उनमें 24 वर्ग होते हैं, उन 24 वर्गों को जो बड़े 9 कार्यात्मक वर्ग हैं उनमें क्या किया, समेकित किया, इंटीग्रेट किया उसको। फिर दूसरी चीज़ क्या है उन्होंने कि विभिन्न जो 9 कार्यात्मक वर्गों के अंतर्गत कुल श्रम शक्ति का प्रतिशत अनुपात निकाला, यानी कि हर इस कार्य करने को वाले में कितने लोग उसमें शामिल हैं उसका अनुपात क्या है, और प्रत्येक वर्ग के लिए ज्ञात किया। हर वर्ग के लिए यानी जो 9 वर्ग हैं 9 वर्ग के लिए उन्होंने इस चीज़ को ज्ञात किया कि उसमें श्रम शक्ति किसमें कितना शामिल है। फिर क्या किया इन्होंने क्या किया, प्रत्येक कार्यात्मक वर्ग विशेषीकरण मापन, यानी कि कार्यात्मक का जो वर्ग विशेषीकरण मापने के लिए उन्होंने क्या किया, माध्य से जो मानक विचलन की गणना की। तो यहाँ पे स्टैटिक्स का प्रयोग किया गया और माध्य से यानी कि मानक विचलन का प्रयोग किया गया। तो आपने पढ़ा भी होगा मैथ वगैरह में, तो ये मैथ का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसीलिए नाम भी इसका है सांख्यिकी विधि। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे जो कार्यात्मक वर्ग उन्होंने जो डिवाइड किए हैं उन्होंने अध्ययन करके उसको 9 वर्गों में पहले बांटा। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। तो ये 9 जो है मुख्य वर्ग है हो गए। यहाँ पे ये सॉरी गलत लग गया, ये यहाँ पे ये नहीं, या तो लिखा हुआ है, ये तो कार्यात्मक वर्ग लिखा हुआ है। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये 9वां। तो 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, जैसे आप जैसे खींच सकते हैं। ये देखिए, तो उन्होंने जो अध्ययन किया तो आंकड़ों से जो इन्होंने क्या प्राप्त किया, जो उसका माध्य है उसका पहले माध्य निकाला। तो माध्य विनिर्माण उद्योग के लिए कितना आया, 27.07 आया। फुटकर व्यापार के लिए ये आया, व्यावसायिक सेवाओं के लिए ये आया, परिवहन के लिए ये आया, व्यक्तिगत सेवाओं के लिए ये आया, लोक प्रशासन के लिए ये आया, थोक व्यापार के लिए ये आया था, और ये सारे आंकड़े आए थे। तो ये आंकड़े याद तो रहने नहीं है, ये तो आपको केवल समझाने के लिए बताया गया है। फिर उसका क्या निकाला, ये विचलन निकाला। स्टैंडर्ड जो डेविएशन होता है यानी कि मानक विचलन होता है उसकी गणना की गई। ठीक है, तो मानक विचलन को निकाला गया। उसके बाद क्या है, इस मानक विचलन के जो है 3 बार निकाला गया, सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को निकाला गया, इन्होंने निकाला। फिर उसके आधार पर जो आंकड़े आए तो उसके आधार पर जो उन्होंने फिर वो कार्यात्मक जो वर्ग हैं उसके आधार पर जो है विनिर्माण नगर है कि फुटकर व्यापार नगर है, इस आधार पर जो है उन्होंने गणना की। तो इसको सब आपको याद करने की नहीं जरूरत है, बस केवल आपको समझाने के लिए दिया गया है केवल, ना ही आपको एग्जाम में लिखना है, बस तरीका बता देना है कि उन्होंने कैसे किया था। चलिए अब देख लेते हैं आगे लिखना क्या है आपको। देखिए प्रत्येक जो अगला बिंदु क्या है, प्रत्येक कार्य वर्ग के जो है कार्यात्मक गहनता को जो है माध्य से 3 मानक विचलन को स्वीकार कर, यानी कि सिग्मा 1 निकाला हमने, सिग्मा 2 निकाला और सिग्मा 3 तक निकाला, यानी 3 मानक विचलनों को स्वीकार कर नगरों का क्या किया इन्होंने, वर्गीकरण किया। फिर नगर के जो है प्रत्येक कार्य के किसी भी वर्ग विशेषीकरण में समाहित ना होने पर, यानी कि अगर कोई ऐसा कार्य है जो किसी भी वर्ग विशेष में नहीं समाहित हो पा रहा है तो उसे क्या नाम दे दिया गया, विभिन्नीकृत वर्ग नाम दे दिया। ठीक है, तो उसका नाम क्या दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया विभिन्नीकृत, यानी कि मिसलिनियस। अब चलिए उसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं। हमने इसकी विधि को तो समझ लिया और अब हम देख लेते हैं कि इसका मूल्यांकन कैसा रहा। तो नेल्सन के जो वर्गीकरण में जो है 246 नगर को किसी भी कार्यात्मक वर्ग में समाहित नहीं हुए, यानी कि ये कैसे हो गए, विभिन्नीकृत नगर हो गए। अतः नेल्सन ने इन्हें क्या विभिन्नीकृत श्रेणी में रखा। फिर किसी भी जो कार्य में विशेषीकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा में ना पहुंचने पर विभिन्नीकृत नगर कहना क्या है, अनुचित एवं भ्रामक है। यानी कि अगर कोई भी कार्य के लिए विशेषीकरण के लिए अगर निर्धारित न्यूनतम सीमा का नहीं है, मान लो हमने सीमा तय कर दी कि 10 अंक होगा तो वो उस कार्य के लिए स्पेशलाइज होगा, लेकिन जैसे ही 9 आएगा या फिर 9.9 आएगा तो वो विभिन्नीकृत में चला जाएगा फिर तो ये गलत बात है ना। तो इसमें क्या है, ये भ्रामक है, इसकी आलोचना इस आधार पर की गई। फिर अगला क्या है, नेल्सन ने जो है विशेषीकरण की न्यूनतम सीमा को केवल जो है माध्य से नहीं निकाला अपितु माध्य से +1, यानी कि माध्य जो है उसका +1 में ऐड करके मानक विचलन माना है। इसी कारण इसकी वजह से क्या हुआ, विभिन्नीकृत जो नगर हैं उनकी संख्या जो है अधिक हो गई।
तो जो इनकी विधि है उसमें ऐसी कमी होने की वजह से ही जो विभिन्नीकृत नगर हैं उनकी संख्या जो है बहुत अधिक हो गई। जो उनका अध्ययन था उसमें 246 नगर आए थे ऐसे। फिर भारतीय विद्वान ओम प्रकाश सिंह जो हैं, तो ओम प्रकाश सिंह जो 1968 में जो है नेल्सन की विधि को जो अन्य विधियों से बेहतर माना, लेकिन किंतु इसकी आलोचना इस आधार पर की कि यह विधि जो है बस्तियों के कार्य, यानी जो बस्ती है उसके कार्य, उसका पदानुक्रम यानी कि हायरार्की क्या उसकी है, तथा पूरे प्रदेश में उस बस्ती के जो है केंद्रीय महत्व को दर्शाने में सहायक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ये बताने में सक्षम नहीं है ये विधि। इन्होंने जो है, जो ओपी सिंह हैं, उन्होंने फिरोजाबाद हो गया, कानपुर हो गया के उदाहरण से यह स्पष्ट किया। जैसे आपको पता ही होगा, तो आपको पता है कानपुर जो है बहुत बड़ा उद्योग नगर है, और फिरोजाबाद भी जो है आपको पता है कि कांच के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे दिखाएंगे आप इन आंकड़ों के आधार पर जब निकाला जाएगा इसको, तो फिरोजाबाद जो है अगर आप चार्ट के आधार पर चलेंगे तो वो सिग्मा 5 में जाएगा, ये विनिर्माण में पाए स्थान उसको मिलेगा, और कानपुर केवल लेकिन सिग्मा 2 में ही स्थान मिलेगा। लेकिन आपको पता है कानपुर ज़्यादा बड़ा नगर है और ज़्यादा ही औद्योगिकृत है वो। तो यहाँ पे जो जो विधि का अगर प्रयोग करेंगे, ओपी सिंह ने जो है इसका प्रयोग करके जो है आंकड़े दर्शाए, तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि विनिर्माण में जो है फिरोजाबाद आगे है, लेकिन वास्तविकता में जो है कानपुर आगे है। ऐसे ही जो है काठ एक जगह है भारत में, वहाँ पे घरेलू उद्योग के लिए निकाला गया, तो यहाँ पे जो है सिग्मा 1 आया है, और वाराणसी के लिए भी जो है सिग्मा 1 आया है। तो दोनों क्या है, बराबर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वाराणसी जो है ज़्यादा ही बड़ा है वो। और ये धार्मिक के आधार पे धार्मिक केंद्र आपका है ये, और काठ जो है वो घरेलू उद्योगों के लिए फेमस। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो आंकड़ों के आधार पर तो दोनों समान हैं, यानी बराबर हैं, लेकिन बराबर दोनों नहीं हैं। तो यही जो है इस विधि की क्या है, कमियां हैं, ये आलोचना है इसकी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये पूरी जो तीनों विधियां हैं इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप अपना इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा है बताइए कमेंट के माध्यम से करके, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जियोग्राफी ऑप्शनल के पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, हैं 8860558530। तो इस पे जो आप व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से संबंधित। ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेड ग्रुप ज्वाइन करने में आपको जो है इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ में टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, और साथ ही में जो है आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। कोई भी आपकी अगर क्वेरी होगी तो उसको तुरंत दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।